हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉर्क, कपल, इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है कि हमारे पास एक बार है, मान लेते हैं कि ए बी, ये हमारे पास एक रॉड है, तो बार ले लेते हैं और इसको पॉइंट ओ पर हमने पाइवोट कर दिया है। इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी। ये हमने डिस्टेंस ले ली और दो फोर्स हमने लगा दिए हैं, एक एफ इधर की ओर ऊपर की तरफ और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स नीचे की तरफ लगा। क्या यहां पर लीनियर मोशन होगा? तो आंसर इज नो, लीनियर मोशन नहीं होगा। क्यों? एक तो ये पाइवोट है और दूसरे फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, तो यहां पर लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से आप देखो तो कुछ इस तरफ की ओर घूमने का प्रयास करेगा ये, यानी टर्निंग इफेक्ट होगा, और इधर कुछ ऐसे, यानी यहां पर टर्निंग इफेक्ट होगा, यानी यहां मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टॉर्क लग सकता है। तो उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम निकालेंगे। तो पहले एट ए पर, पॉइंट ए पर बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ए ओ, यही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए ओ। एक तो ये हमारे पास हो गया, दूसरा बी पर निकालते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी कितना होगा, एफ इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, यही होगा हमारे पास। तो देखिए पॉइंट बी पर हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड पॉइंट ए पर निकाला है। अब टोटल मोमेंट की बात करते हैं। टोटल मोमेंट, तो टोटल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू ए ओ प्लस एफ इंटू ओ बी, यही होगा। अब एक बात समझिए, इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ये कैसा घूम रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, किसके, घड़ी के। तो ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए टोटल मोमेंट ऐड हो गया है। टोटल मोमेंट क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ये पहले ही देख सकते हैं कि दो एंटी क्लॉकवाइज ऐड होंगे, दो क्लॉकवाइज ऐड होंगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंटी क्लॉक क्लॉक सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने ऐड कर दिया है। यहां से एफ क्या है, कॉमन। यहां पर हमारे पास ए ओ प्लस ओ बी। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एफ इंटू, ये पूरा ए बी बन गया ना, ये पूरा क्या बन गया, ए बी बन गया। ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी कितनी है, डी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ इंटू डी। क्लियर? और इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या है कि कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो एमकेएस में देखेंगे, एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगी। सो मोमेंट ऑफ कपल, द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। क्लियर? हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। इनका प्रोडक्ट ले लेंगे
और हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे मोमेंट ऑफ कपल। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। क्लियर? तो अब अगर हम कोई बॉडी हमारे पास दे रखी है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है और हमें इस तरफ से एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी क्या होगी, मोशन में आएगी। बॉडी किस में आएगी, मोशन में आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ से भी एक फोर्स अप्लाई कर दे उतना ही, तो क्या होगा, क्या मोशन में आएगी, नहीं आएगी। पहले रेस्ट में थी वैसे ही रेस्ट में रहेगी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या होता है, टू अप्लाई अ नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने, टू और मोर, सच दैट नंबर वन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये निगेटिव होगा। तो सारे के सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेंगी, और अगर मोशन में है तो मोशन को चेंज नहीं करेंगी। क्लियर? सारे के सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो ना तो मोशन होगा अगर वो रेस्ट में है, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं होगी। क्लियर? द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द फिक्स पॉइंट इज जीरो। मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस भी क्या होने चाहिए, जीरो। ये तो बात हो रही थी लीनियर की, लेकिन अगर हम रोटेशनल की बात करें, हम किसकी बात करें, रोटेशनल की बात करें, तो मान लेते हैं कि एक हमने डायरेक्ट इधर फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया हुआ है, और फिर इधर भी, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ बॉडी। क्लियर? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये दो चीजें हैं, फोर्स का अलजेब्रिक, फोर्स का जो अलजेब्रिक सम है या फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए, और दूसरा मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। क्लियर? यानी अगर हम एक यहां पर रिम लिया हुआ है, हमने इधर से खींच रहे हैं और इधर से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों पर इक्वल टार्क लगा रहे हैं, तो फिर ये घूमेगा ही नहीं, रोटेट नहीं होगा, बॉडी किसमें रहेगी, इक्विलिब्रियम में। तो when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or linear or rotational motion, यानी अगर किसी बॉडी पे कुछ नंबर ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी उसी तरीके की, बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्स, और बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रही है, दैट मींस बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होंगे, नंबर वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है, वो किसमें है, रेस्ट में है, हमने इस पर फोर्स लगाया, जितना फोर्स हमने इधर से लगाया उतना ही फोर्स हमने इधर से भी लगाया। क्लियर? तो क्या बॉडी की स्टेट चेंज होगी, नहीं होगी। तो अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स, उस पर बहुत सारे फोर्स भी लग रहे हैं, क्लियर, देन क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक टेबल ले ली, हमने एक टेबल ले ली,
अब इस पर हमने एक कोई चीज रखी हुई है। अब होता क्या है, ये तो रेस्ट पे है, क्यों? एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरा रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये उसी स्टेट में है जिस स्टेट में पड़ी हुई है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर? तो अगर कोई बॉडी स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और उस पर बहुत सारे फोर्स भी लग रहे हैं लेकिन तब भी वो रेस्ट में ही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेकेंड है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है? मोशन से होता है। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, फिर वो चाहे लीनियर मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन, और उस पर बहुत सारे फोर्स भी लग रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें रहेगी? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप ले लेते हैं और वो नीचे की तरफ आती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि जब ये ड्रॉप नीचे आ रही होगी तो इसका वेट कहां काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ। क्लियर? और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर कौन सा फोर्स काम करेगा? बायोन फोर्स। और साथ साथ में एक और फोर्स काम करेगा जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, एयर का। हवा का जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन फोर्स, वो भी काम करेगा। ये दोनों ऊपर की तरफ काम करेंगे और ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। इनका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि उतना ही फोर्स लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ड्रॉप है वो नीचे कांस्टेंट स्पीड से आएगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगी। तो एग्जांपल यही है, अ रेन ड्रॉप रीच एट द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? द वेट ऑफ फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ बायोन फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। Thus, the net force on the drop is zero. So it moves with a constant velocity. Clear? Second है, an aeroplane moves at a constant height. Clear? When upward lift on it balance its weight downward. अब ये constant height पे उड़ रहा है, इसका weight कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर? और ऊपर उठने का ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। इनका नेट सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा नेट फोर्स। तो फिर ये कांस्टेंट हाइट पर उड़ता रहेगा। तो ये एग्जांपल्स हैं। नाउ अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अभी हम लोगों ने देखा, जो डेफिनेशन में था वही लिखना होता है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। सारे के सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो बॉडी किसमें रहेगी? इक्विलिब्रियम में। दूसरा, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस। टॉर्क का या मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए? उनका अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। कहां से? शुड बी जीरो अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप इसको देखो, फॉर एग्जांपल यही फिर से ले रहे हैं कि कोई इसको यहां पर पाइवोट है, इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहा है और कोई इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब बात समझिए, यहां पे ये हमारे पास क्या है? ये तो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज भी उतना ही है और क्लॉकवाइज भी उतना ही है, बस डायरेक्शन क्या है दोनों की? अपोजिट। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होते हैं।
जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होगा, निगेटिव होगा। इस वजह से इनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा है, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स about the axis of rotation must be equal to sum of clockwise movement about the same axis। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। कब, रोटेशनल मोशन में। क्लियर। सो नाउ अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, if the algebraic sum of movements of all the forces acting on a body about the axis of rotation is zero, then the body is said to be in equilibrium। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से वो कहता है कि इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। यही अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के इक्वल होगा, तभी बॉडी किसमें। एग्जाम्पल करते हैं कुछ। यहां पर पहला एग्जाम्पल क्या है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन act vertically upward and downward respectively at two end of uniform rod of length 1 meter which is pivoted at its center। Draw the diagram or the arrangement and determine the resultant movement of force about the midpoint of the rod। इसके अबाउट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो एक हमने रॉड ले ली, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक हमने रॉड ले ली ए बी, और यहां पर ये हमने ओ ले लिया मिड पॉइंट। क्लियर। अब ये इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ए बी कितनी है, 1 मीटर। क्लियर। नाउ 2 न्यूटन के फोर्स लगाने हैं, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हमने ऊपर की तरफ लगा दिया और ये नीचे की तरफ लगा दिया। F इज इक्वल टू 2 न्यूटन एंड F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और ये हमने लेंथ पूरी कितनी ले ली, 1 मीटर। तो ये तो डायग्राम बन गया। क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेकंड वाले की। हमें निकालना है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट। क्लियर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें निकालना है, किस पर निकालते हैं, ए पर। पहले हम किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं। तो जब हम ए की बात करेंगे क्या लिखेंगे, इसके लिए डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। फोर्स हमारा क्या है, 2 न्यूटन। एओ इज हाफ, आधी हो जाएगी ना, एंड ओ बी वो भी कितना है, हाफ है मीटर। क्लियर। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, ए पर बताना है। क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी, एओ। फोर्स कितना है, 2 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी है, हाफ। ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर। यही आ गया हमारे पास। क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। इसकी हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो ये जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया।
ये कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। अब इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी निकालेंगे। वो क्या होगा? एफ इंटू ओ बी। एफ कितना है? 2। ओ बी कितना है? 1/2। यानी ये भी कितना आ गया? 1 न्यूटन मीटर। और ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज ही तो है, क्लॉकवाइज। और मैंने बताया था कि दो क्लॉकवाइज क्या होते हैं? ऐड होते हैं। दो क्लॉकवाइज क्या होंगे? ऐड होंगे। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल फोर्सेस अबाउट मिड पॉइंट या पॉइंट ओ इज इक्वल टू 1+1 यानी 2 न्यूटन मीटर। और कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि मूवमेंट टोटल किधर हो रहा है? क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? तो इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क when a mass of 10 gram is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement at which end must this mass be suspended and what is the mass of the rule. So सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक मीटर रूल ले लेते हैं। ये हमारे पास मीटर रूल है और हमें पता है कि यहां पर मार्क होगा 0 और यहां पर 100। क्लियर? और अगर इसकी सेंटर की बात करें तो यहां पर होगा 50। क्लियर? और इसको रखा कहां गया है? 60 पर, एज ऑफ नाइफ। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसका जो रूल का वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, mg। भाई इधर ही तो नीचे भागेगा और ये कुछ ऐसे भागेगा, यानी ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसको कौन बैलेंस करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये भाग तो इधर से रहा है ना, तो हमें ये जो 10 ग्राम है हमारे पास, 10 ग्राम, वो किधर लगाना पड़ेगा? इस एंड पर। इस एंड को हम बोल देते हैं ए और इसको बी बोल देते हैं। इस एंड पर हम 10 ग्राम का लगाएंगे तो 10g वेट, जो वेट है ये क्या है? वेट है। और ये जी ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये काम करेगा। ये कहां चलेगा? कुछ ऐसे, यानी क्लॉकवाइज। और दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो यहां पर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। नाइफ एज पे क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तो पहले का आंसर क्या है? एट द एंड ऑफ बी। क्लियर? तो हम लिखेंगे क्या इसमें? सिंपली हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहां पर कि वेट mg है। वेट mg क्या? रूल का जो वेट है, द वेट mg ऑफ रूल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द एज ऑफ नाइफ। क्लियर? सो फॉर बैलेंस इट we suspend 10 gram mass at end of B to produce clockwise movement. क्लियर? सिंपल है। तो एट बी पर लगाना है। पहले का आंसर क्या होगा? एट बी। सेकेंड क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ रूल। तो अब यहां पर आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगा किसके? क्लॉकवाइज मूवमेंट के। सिंपल। तो फॉर्मूला क्या है? निकालते हैं। बी वाला करेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? फोर्स। फोर्स क्या लग रहा है? mg।
फोर्स क्या लग रहा है, mg, क्लियर। और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम नाइफ एज, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी, 10, 50 टू 60 कितनी दे रखी है, आप चाहे तो माइनस करके निकाल लीजिए, 60 माइनस 50 कितना होगा, 10 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स कितना लग रहा है, 10g, 10 इंटू जी, और डिस्टेंस कितनी है, 60 टू 100 की बात कर रहे हैं ना, तो कितनी लग रही है, 60 टू 100 40, डिस्टेंस कितनी है, ये 40 है, यही तो डिस्टेंस देखते हैं, जी और जी कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, यानी आप इसको इससे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 10g इंटू 40 बाई 10g, क्लियर। अब ये 10g और 10g कैंसिल हो जाएगा, यानी मास ऑफ रूल कितना आ गया, 40 ग्राम, मास ऑफ रूल कितना आ गया, 40 ग्राम, मास ऑफ रूल 40 ग्राम। तो ऐसे निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन करेंगे।